हेलो एवरीवन। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर का करने वाले हैं रिवीजन। इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है हम उसको पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन। लिवरेज एनालिसिस में हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो था इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को। क्या लिखते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को। सबसे पहले सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर विच चेंज इन सेम प्रपोर्शन ऑफ सेल्स, जो सेल्स के सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को। वैसे फिक्स कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक होती है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। यहाँ हम जो लेस कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन में से वो है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। अगर केवल क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी लिखा हुआ होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। रिजल्ट आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस करते हैं इसमें से टैक्स, जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। इट इज इनकम स्टेटमेंट, राइट। इनकम स्टेटमेंट में ये जो फिक्स कॉस्ट है ये फिक्स रहेगी चाहे सेल्स में चेंज हो जाए। इंटरेस्ट फिक्स रहेगा चाहे सेल्स में चेंज हो जाए, बट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के सेम प्रपोर्शन में चेंज होती है, राइट। अब हम सबसे पहले समझेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज को। तीन टाइप के लिवरेज हमने समझे थे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT। सेल्स और EBIT के बीच में रिलेशनशिप शो करता है ऑपरेटिंग लिवरेज। सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है, EBIT डिपेंडेंट फैक्टर है। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिपेंडेंट फैक्टर में डिवाइड करना है इंडिपेंडेंट फैक्टर का, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में बताता है। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा है मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू कम है मतलब रिस्क कम है। कंपेयर करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी के ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करना चाहते हो उस कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज को अदर कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज से कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क अदर कंपनी के ऑपरेटिंग रिस्क से कम है या ज़्यादा है। इट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। सेकंड लिवरेज हमने समझा था इस चैप्टर में और वो था फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। कौन कौन से दो फैक्टर? एक फैक्टर है EBIT और दूसरा फैक्टर है EPS। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
EBIT। EBIT और EPS में EPS डिपेंडेंट फैक्टर है और EBIT इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इसका फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT भी होता है, करेक्ट। फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। फाइनेंशियल लिवरेज कम होने का मतलब है लो फाइनेंशियल रिस्क, राइट। थर्ड टाइप ऑफ लिवरेज इज कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, it is the relationship between sales and EPS। इन दोनों फैक्टर में सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और EPS डिपेंडेंट फैक्टर है। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और इसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT भी होता है। और इसका एक और फॉर्मूला है OL मल्टीप्लाई बाय FL। मतलब ये जो OL, FL और CL है, इन तीनों में से अगर कोई दो पता हो तो हम तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज अगर हाई है मतलब टोटल रिस्क हाई है, अगर कंबाइंड लिवरेज कम है तो मतलब टोटल रिस्क भी कम है। तो तीन टाइप की रिस्क होती है, ऑपरेटिंग रिस्क, उसके लिए ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, उसके लिए फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड रिस्क, उसके लिए कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क, इट अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क which arise due to existence of interest, and combined risk, it arise due to existence of total fixed cost. Total fixed cost means fixed operating cost plus fixed financial cost. Fixed financial cost का मतलब होता है इंटरेस्ट, राइट। तो तीन टाइप के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, और इनकम स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। इन तीन लिवरेज के अलावा भी इसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले काम आते हैं। क्या क्या फॉर्मूले काम आते हैं वो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है अर्निंग पर शेयर। EPS को कैलकुलेट करना भी कुछ क्वेश्चन में आ सकता है इसमें। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, द रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर, राइट। इसमें PV रेशियो का फॉर्मूला भी यूज आ सकता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। PV रेशियो का मतलब होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज होता है, दैट इज कॉल्ड PV रेशियो। PV रेशियो के परसेंटेज प्लस वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज, इन दोनों की टोटल 100% होती है, करेक्ट। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट BEP यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। OL, FL, CL के अलावा जो फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आ सकते हैं, EPS का फॉर्मूला, PV रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले भी आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो OL, FL, CL को कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो आपको इसमें बहुत इजी है, इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है और फिर जो भी OL, FL और CL का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। सेकंड टाइप के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं इनकम स्टेटमेंट को बनाना। आपको कुछ एक दो डिटेल दे रखी है, OL, FL की डिटेल दे रखी है और आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है, तो वहाँ पर भी हम फॉर्मूले की हेल्प से इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, राइट।
बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स रहती है, जो इंटरेस्ट होता है वो भी फिक्स रहता है, बट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं होती। आप जब भी इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हो तो ये ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने के लिए आपको परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट किया और वो हो गया, सपोज इट इज़ 1,20,000 सपोज, और पीवी रेशियो के परसेंटेज मान लो आपको पता है और वो है 40%। अगर पीवी रेशियो 40%, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। तो आपको कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,20,000 जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% के बराबर है, पीवी रेशियो 40%, तो कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। तो आप यहाँ से सीधा सेल्स पे जा सकते हो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40%, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, तो सीधे आप सेल्स पे चले गए 3 लाख रुपीज़, और ये हो गया 1,80,000। तो कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने के लिए आपको परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट फिक्स रहते हैं, इसीलिए यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती। वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है, अगर सेल्स चेंज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट को आपको उतना नहीं लेना है, चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कि एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दे रखा है और दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज आपको पता करना है। जैसे मान लो दे रखा है कि इफ सेल्स चेंज बाय 20%, व्हाट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, मान लो ऐसा दे रखा है। तो अगर ऐसा कुछ पता करने को कह रखा है, सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है और ईपीएस का परसेंटेज चेंज पता करना है, तो आपको इसमें सीएल का यूज़ करना पड़ेगा। सीएल का फॉर्मूला एक तो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, एक सीएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। सीएल का एक फॉर्मूला तो होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और एफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर आपको क्वेश्चन में सीएल पता है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है तो आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 फैक्टर है। अगर आपको सीएल पता है और इन दोनों में से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन सेल्स में से कोई भी एक चीज़ पता है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी तरह से अगर आपको ओएल पता है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स में से एक पता है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में एफएल पता है और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में से कोई एक पता है तो दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें ओएल एफएल सीएल कैलकुलेट करो, इनकम स्टेटमेंट तैयार करो और ओएल एफएल सीएल का फॉर्मूला अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दे रखा है और दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो तो कहाँ पर कितना चेंज होता है वो आपको बताता हूँ। अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो तो ओएल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, मगर एफएल के फॉर्मूले में चेंज होता है। एफएल का जो फॉर्मूला होता है, जो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हमने किया था, उसमें हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टी का मतलब टैक्स रेट। अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो एफएल के फॉर्मूले में चेंज होगा, सीएल के फॉर्मूले में चेंज होगा। सीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी,
उसकी जगह हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसमें डिवाइड होगा 1 माइनस टी का। ईपीएस के फॉर्मूले में चेंज होगा। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नेट प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो पीछे प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ इक्विटी का शेयर का डिवाइड करोगे, तब आएगा ईपीएस। अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हो तो आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है, एक तो एफएल के फॉर्मूले में चेंज करना है, एक सीएल के फॉर्मूले में चेंज करना है, और एक ईपीएस के फॉर्मूले में चेंज करना है। करेक्ट। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट जो भी था इसमें। अब हम करेंगे इस चैप्टर के जो भी थ्योरी के पॉइंट दे रखे हैं उसको डिस्कस। सबसे पहले थ्योरी का पॉइंट दे रखा है टाइप ऑफ रिस्क। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क, जिसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। व्हाट इज ऑपरेटिंग रिस्क मीन्स व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क होती है सेल्स की, कि अगर सेल्स कम हो गई तो हमें लॉस हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइप के हैं, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स्ड। अगर हमारी सेल्स कम हो गई तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी, बट हमारी फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी, तो हमें बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है हमारी इनकम का, ये जो अनसर्टेनिटी है हमारी सेल्स की, ये जो रिस्क हमें देखने को मिल रही है, ये रिस्क है बिजनेस रिस्क, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क, विच अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट। जब एक कंपनी में लोन लिया जाता है तो लोन पर फिक्स इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। लोन का रीपेमेंट करना ही करना पड़ता है एक टाइम के बाद में। ये जो रिस्क है इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क, इट रेफर टू द रिस्क एसोसिएटेड with the firm operation. It is the uncertainty about the future operating income, because there is uncertainty about sales, right? Financial risk, it refer to the additional risk placed on the firm shareholder as a result of debt use. It is the risk arise due to use of debt, right? तो 2 तरह की रिस्क होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। थ्योरी का अगला पॉइंट दे रखा है डेप्ट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग। डेप्ट इज बेटर देन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी से बेटर है। क्यों? कुछ रीजन है। फर्स्ट रीजन है लो कॉस्ट। डेप्ट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है। सबसे बड़ा फायदा डेप्ट का है कि डेप्ट की जो कॉस्ट है इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट, हम डेप्ट पर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। इक्विटी पर क्या पे करते हैं? डिविडेंड। डेप्ट पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट देने से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। मतलब इंटरेस्ट देने से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाती है, बट डिविडेंड से टैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब डिविडेंड से टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब डेट हम लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं, तो कुछ एक्सपेंडिचर हमें इनकर करने होते हैं। इन केस ऑफ डेप्ट एंड डिबेंचर जो एक्सपेंडिचर लगते हैं कंपेयर टू इक्विटी शेयर इशू करते समय जो एक्सपेंडिचर लगते हैं उससे बहुत कम लगते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है डेप्ट को लेने की, डिबेंचर को इशू करने की, वो बहुत कम लगती है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इक्विटी इज बेटर देन डेप्ट, बट कुछ मामले में इक्विटी डेप्ट से बेटर है। नो फिक्स चार्जेज, सबसे बड़ा बेनिफिट। In case of equity share there is no fixed charges, but in case of debt there is fixed charges which is interest. No requirement of repayment. In case of equity there is no redemption. आप इक्विटी को पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस केस में रीपेमेंट
जो भी बचा हुआ होगा तो होगा वैसे उस समय। बट इन केस ऑफ डेप्ट देर इज़ ए टाइम पीरियड, इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, 5 साल, 7, 10, 12, 15, उसके बाद आपको डेप्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। लो रिस्क, इन केस ऑफ डेप्ट देर इज़ फाइनेंशियल रिस्क, बट इन केस ऑफ इक्विटी देर इज़ नो फाइनेंशियल रिस्क। तो कुछ फ़ायदे डेप्ट के भी हैं, कुछ फ़ायदे इक्विटी के भी हैं। थर्ड पॉइंट थ्योरी का दे रखा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? जब हम कैपिटल को अरेंज करते हैं, हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो कैपिटल फंड है, उसमें दो तरह के फंड होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फंड। फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्जेज फंड, फिक्स्ड चार्जेज फंड, या इसको कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट फंड। एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन फिक्स्ड चार्जेज फंड। फिक्स चार्जेज फंड, इट मीन्स वो फंड जिस पर फिक्स कॉस्ट होती है, लोन फिक्स इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर फिक्स डिविडेंड, डिबेंचर फिक्स इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड फिक्स चार्जेज फंड। नॉन फिक्स चार्जेज फंड का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी शेयर पर कोई भी तरह का फिक्स चार्जेज नहीं होता। जब एक कंपनी फिक्स चार्जेज फंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, नॉन फिक्स चार्जेज फंड के कंपेयर में भी, तो हम उसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिक्स चार्जेज फंड को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि फिक्स चार्जेज फंड पर हमें फिक्स चार्ज पे करना होता है। अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, बट फिक्स चार्जेज फंड पर फिक्स चार्जेस तो इंक्रीज नहीं होंगे। डिबेंचर पर इंटरेस्ट फिक्स है, लोन पर इंटरेस्ट फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड फिक्स है। तो जैसे जैसे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट और इंक्रीज ज़्यादा होता जाता है। हमने एफएल पढ़ा है, फाइनेंशियल लिवरेज, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब हम ईबीआईटी को चेंज करते हैं तो ईपीएस उससे ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो जाता है। मतलब अगर ईबीआईटी 10% इंक्रीज होता है तो ईपीएस 10% से ज़्यादा इंक्रीज होगा। इट इज़ ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो यहाँ दे रखा है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज रिलेटिवली हाई in comparison to equity capital, it is said that firm is trading on equity. Use of fixed cost fund, debt and preference share capital carry fixed cost which increase earning of equity shareholder. अगर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, अगर बिजनेस में सेल्स बढ़ती है तो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की जो अर्निंग है उससे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी, due to existence of fixed financial cost. A firm is known to have a positive leverage when its earnings are more than cost of debt. तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर में थ्योरी का दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज एज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। वाई? फाइनेंशियल लिवरेज का यहाँ पर मतलब है यूज ऑफ डेप्ट। जब हम डेप्ट को यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डेप्ट को यूज करना मतलब फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करना। एक तरफ इसका बेनिफिट है, दूसरी तरफ इसका नुकसान है। व्हाट इज द बेनिफिट? डेप्ट को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेप्ट की जो कॉस्ट होती है वो अदर सोर्स इक्विटी की कॉस्ट से बहुत कम होती है। डेप्ट पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट की रेट भी कम होती है, और इंटरेस्ट पे करने से हमें टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। इसीलिए डेप्ट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी की कॉस्ट से बहुत कम होती है। बट डेप्ट को यूज करने का एक सबसे बड़ा नुकसान, और वो है रिस्क। अगर आप डेप्ट यूज करते हो, इट मीन्स देयर इज फाइनेंशियल रिस्क। तो एक तरफ तो है बेनिफिट, एक तरफ है नुकसान। बेनिफिट ऐसे है कि आपको लो कॉस्ट फंड आप यूज कर रहे हो, और नुकसान ये है कि आप रिस्क वाले सोर्स को यूज कर रहे हो। इसीलिए फाइनेंशियल लिवरेज को कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। डेप्ट कैरी फिक्स कॉस्ट विच इंक्रीज रिस्क टू दी फर्म, ये तो इसका नुकसान। बट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
due to low rate of interest and also due to tax benefit on cost. So financial leverage is known as double-edged sword, राइट। फिर जो इसमें फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग के फॉर्मूले, कैलकुलेशन, इफेक्ट, फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले, कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले, ये हमने अभी डिस्कस किए थे। फिर अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो OLFL-CL पे कहाँ इफेक्ट पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और कुछ कैलकुलेशन जैसे पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज मिलकर 100% होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, एसेट टर्नओवर रेशियो, आरओआई का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। मतलब आपकी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल है उन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आरओआई का फॉर्मूला है, ठीक। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्लास असाइनमेंट जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, क्लास असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन करने से हो सकता है कि आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्लास असाइनमेंट का 2nd, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15th और क्वेश्चन नंबर 17th। कुछ क्वेश्चन मैं आपको नोट इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आप फटाफट से रिवीजन करना चाहो एग्ज़ाम के टाइम पर तो बहुत सारे क्वेश्चन करने से बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना पड़े, बट कुछ क्वेश्चन करने से हो सकता है कि पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ये नोट कर लो। जब भी आप लिवरेज को रिवाइज करो तो आप ये 7-8 क्वेश्चन करोगे तो भी ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।